नमस्कार दोस्तों। एमपीपीएससी मेंस के जीएस पेपर 4 को हम इस चैनल के माध्यम से डिस्कस करने जा रहे हैं। हम जीएस पेपर 4, जीएस पेपर 3, 1, 2, 5, 6 सारे पेपर को डिस्कस करेंगे, विथ आंसर राइटिंग करेंगे और अच्छे से पीपीटी को भी कवर करेंगे। इस चैनल के माध्यम से हम यूट्यूब ये प्लेटफॉर्म है, इसमें हम लोग फ्री में सारा जो मटेरियल है, क्लासेस है, वो मैं आपको फ्री प्रोवाइड कराऊंगा। बेसिकली हम आज जीएस पेपर 4 को पढ़ने जा रहे हैं। जीएस पेपर 4 में यूनिट नंबर 2 को पढ़ने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 1 को अपन सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, उसमें दार्शनिक है। यूनिट नंबर 2 से करेंगे शुरुआत और यूनिट नंबर 2 का पहला जो चैप्टर है वो है मनोवृत्ति। इस चैप्टर से हम लोग करेंगे आज शुरुआत। देखो बॉस, तो मनोवृत्ति चैप्टर का नाम भी है और मनोवृत्ति टॉपिक भी है। अब मैं आपसे पूछूं कि मनोवृत्ति क्या होती है। क्या होती है मनोवृत्ति? देखो, इसमें दो शब्द हैं, मन और वृत्ति। मन और वृत्ति या मन और मन की प्रवृत्ति। मन और मन की प्रवृत्ति। मन क्या है बेसिकली? मन क्या है? मन बुद्धि का वह भाग है जो भावों को एकत्रित करता है। मन वही है और उसी मन की प्रवृत्ति या वृत्ति को अपन पढ़ने जा रहे हैं। देखो, इस शब्द को समझ लिया ना, एथिक्स का 90% सिलेबस अपने आप समझ में आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो मनोवृत्ति पर लोग पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली क्या होती है, डेफिनेशन समझेंगे। देखो बस, मनोवृत्ति मतलब अभी देखो बात किसकी हो रही है? मन की हो रही है। फिजिकल कोई बॉडी की बात नहीं हो रही है, मन की बात हो रही है। तो इसको हम एथिक्स के लेवल पर ही समझेंगे और बहुत ही अच्छे समझेंगे। क्या होती है मनोवृत्ति? मनोवृत्ति मनोवैज्ञानिक विषयों के प्रति नकारात्मक या सकारात्मक भावों की तीव्रता है। देखो बस, अच्छे समझना, मनोवृत्ति क्या है? मनोवृत्ति मनोवैज्ञानिक विषयों के प्रति सकारात्मक एवं नकारात्मक भावों की तीव्रता है। समझ में आ गया? देखो, अब ये मैंने डेफिनेशन बोल दी। किसकी डेफिनेशन बोल दी? ये मनोवृत्ति की मैंने डेफिनेशन बोल दी कि मनोवृत्ति मनोवैज्ञानिक विषयों के प्रति नकारात्मक एवं सकारात्मक भावों की तीव्रता है। बोल दी तो एक क्वेश्चन तो आ गया आपके मन में, मनोवैज्ञानिक विषय क्या होते हैं? ऐसे विषय जिनसे मन में भाव उठ जाए, कोई भाव पैदा हो जाए, वह मनोवैज्ञानिक विषय बेसिकली। और उसी मनोवैज्ञानिक विषय के प्रति हमारी कोई सकारात्मक या नकारात्मक कोई तीव्रता है, कोई भाव आ रहा है, कोई भाव की तीव्रता है, तो वही क्या है? मनोवृत्ति है। मान लो सड़क पर हम जा रहे हैं और एक कुत्ता गंभीर रूप से घायल है, हमने देख लिया उसको। तो देखने के बाद उसमें क्या, उसको बहुत ज़्यादा कीड़े पड़ रहे हैं, तो उसको देखने से बहुत नकारात्मक भाव आएगा कि कहीं ये मैं काट ना ले, कहीं ये कुत्ता मैं काट ना ले। कुत्ता क्या है? कुत्ता एक मनोवैज्ञानिक विषय है और जो भाव की तीव्रता हो रही है वो हमारे अंदर हो रही है उस मनोवैज्ञानिक विषय को देखकर। और इसी से क्या बन रही है? मनोवृत्ति बन रही है। परिभाषा नहीं भूलना,
मनोवृत्ति मनोवैज्ञानिक विषयों के प्रति नकारात्मक एवं सकारात्मक भावों की तीव्रता है। कहते हैं ना, उसका तो मन ऐसा है, इसका मन ऐसा है। उसी मन को पढ़ रहे हैं अपन आज। बहुत जरूरी टॉपिक है। देखो बॉस, ये समझ में आ गया परिभाषा? इसको हटाते हैं। देखो, एक चीज और पढ़ने जा रहे हैं, ये है इसकी संरचना। मनोवृत्ति को समझ लिया, अब हम मनोवृत्ति की संरचना को भी समझ लें कि एक्चुअल में मनोवृत्ति किस वस्तु, किस विचार से बन रही है, किस तत्व से मिलकर बन रही है। तो बेसिकली मनोवृत्ति में 3 तत्व पाए जाते हैं। 3 तत्व। देखो, एक है संज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक, और तीसरा हो जाएगा अपना व्यवहारात्मक। संज्ञानात्मक, भावात्मक और व्यवहारात्मक, ये 3 तत्व पाए जाते हैं। अब फिर एक क्वेश्चन आ गया कि ये क्या होते हैं? ये क्या है? संज्ञानात्मक बोलते ना, अपन ने बचपन में पढ़ा होगा कि संज्ञा सर्वनाम क्या होते हैं, ये सब पढ़ा होगा। संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के पढ़ा होगा ना, हम लोगों ने पढ़ा होगा। देखो, संज्ञानात्मक क्या होता है? संज्ञानात्मक, या इसे बोल सकते हैं संज्ञान। किसी व्यक्ति के पास संज्ञान या ज्ञान हो, या तो किसी व्यक्ति के पास कोई ज्ञान है, या इसी को शॉर्ट में बोल सकते हैं कोई विचार है। विचार है तो ये क्या है? उसका संज्ञानात्मक तत्व है। इसका कोई संज्ञान है, कोई ना कोई नॉलेज उस व्यक्ति के पास होगी। देखो, अभी पर मनोवृत्ति बना रहे हैं, तो सबसे पहले क्या आएगा? संज्ञानात्मक तत्व आएगा। और संज्ञानात्मक तत्व में क्या आएगा? ज्ञान होगा या विचार हो सकता है। उसके पास होगा ज्ञान, कहीं ना कहीं से आया ही होगा, या कोई विचार होगा। और उस ज्ञान या विचार पर उसे क्या होगा? विश्वास होगा कि मैं जो ज्ञान को धारण किए हूं, या जिस जिस विचार को मैं धारण किए हूं, उस पर मुझे अटूट विश्वास है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है कि व्यक्ति के पास कोई ना कोई ज्ञान होगा फिलहाल। तो देखो, यदि किसी की मनोवृत्ति बननी है तो उसके पास सबसे पहले तत्व कौन सा होगा? संज्ञानात्मक। और संज्ञानात्मक, उसमें पास ज्ञान होगा और या विचार हो सकता है, और उस पर उसे क्या होगा? विश्वास होगा। और इसी ज्ञान के आधार पर उसके मस्तिष्क या मन में क्या उठेंगे? भाव उठेंगे। और ये भाव या तो नकारात्मक होंगे या सकारात्मक होंगे। अच्छा, ये बताओ, ये ज्ञान और विचार कहां से आ रहे हैं? ये ज्ञान और विचार मनोवैज्ञानिक विषयों से आ रहे हैं। मैं बताया था ना कि मनोवृत्ति मनोवैज्ञानिक विषयों के प्रति सकारात्मक एवं नकारात्मक भावों की तीव्रता है। परिभाषा रट लेना। मनोवृत्ति मनोवैज्ञानिक विषयों के प्रति सकारात्मक एवं नकारात्मक भावों की तीव्रता है। तो जो मनोवैज्ञानिक विषय है उनसे ज्ञान आ रहा है कोई ना कोई, और उस ज्ञान पर उस व्यक्ति को क्या हो चुका है? विश्वास हो चुका है। और इसी विश्वास से उसके अंदर अब भाव आ रहे हैं, और ये भाव या तो पॉजिटिव हो सकते हैं, सकारात्मक हो सकते हैं, या नेगेटिव या नकारात्मक हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? देखो, यदि उसके पास जानकारी कोई गलत आ गई है तो पक्का उसके अंदर नकारात्मक भाव बनेंगे। मान लो उसके पास एक जानकारी आ गई कि अश्वेत लोग, काले लोग जो हैं वो थोड़े से मंद बुद्धि होते हैं। अब बताओ, ये जानकारी तो गलत है कहीं ना कहीं। अश्वेत लोग मंद बुद्धि होते हैं, ये जानकारी इनके पास आ गई, तो इनके अंदर जो भाव बनेंगे वो अश्वेत लोगों के प्रति थोड़े से नकारात्मक बनेंगे भाव। क्यों बनेंगे? क्योंकि इनके पास संज्ञान ऐसा है।
इन्होंने सुन लिया है कहीं से कि अश्वेत लोग मंदबुद्धि होते हैं और उस बात पर विश्वास कर लिया है, और उसी विश्वास से इनके अंदर अब अश्वेत लोगों के प्रति नकारात्मक भाव बन गए। और उसके बाद आता है व्यवहारात्मक तत्व। व्यवहारात्मक तत्व, देखो व्यवहारात्मक तत्व भावात्मक तत्व के बाद आएगा बस। यदि उसे सुन रखा है कि अश्वेत लोग मंदबुद्धि होते हैं, तो ये उसका ज्ञान हो गया, और इस ज्ञान पर उसे है विश्वास, और इस विश्वास से उसके अंदर भाव आ गए, अश्वेत लोगों के प्रति नकारात्मक भाव आ गए, तो उनके प्रति व्यवहार भी वो कैसा करेगा, नकारात्मक करेगा, प्रतिकूल व्यवहार करेगा, प्रतिकूल व्यवहार करेगा उनके प्रति। तो बताओ, ये 3 तत्व मिले। पहला कॉग्निटिव, एफेक्टिव और बिहेवियर। कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक, एफेक्टिव मतलब भावात्मक, और बिहेवियर मतलब व्यवहारात्मक। इन 3 तत्वों से मिलकर क्या बन गई हमारी मनोवृत्ति? क्या बन गई बॉस? मनोवृत्ति बन गई। बन गई मनोवृत्ति, बन गई। देखो, ये तो 3 तत्व पाए जाते हैं। संरचना क्या है, संरचना कैसे बनती है? क्या तीनों में जो तीनों तत्व हैं वो तत्व सभी व्यक्ति में एक समान होते हैं? क्या दुनिया में सभी लोग ये सोचते हैं कि अश्वेत लोग मंदबुद्धि होते हैं? नहीं सोचते। सबके मन अलग अलग होते हैं, इसीलिए सबकी मनोवृत्ति अलग अलग होती है। इसीलिए हम लोग ये बात को अच्छे से जान लेंगे कि मनोवृत्ति की संरचना बनती इन 3 तत्वों से है, लेकिन किस प्रकार से बनती है। ये तीनों तत्व जिस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित होंगे, उसी तरह की हमारी मनोवृत्ति बनेगी। अब देखो, मैं इन 3 तत्वों को लिख रहा हूं। ये 3 तत्व हो गए, संज्ञानात्मक, भावात्मक और व्यवहारात्मक। 3 तत्व हो गए। अब देखो, ये तीनों तत्व एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित होंगे, उसी तरह की व्यक्ति की मनोवृत्ति होगी, और इस बात पर हम कुछ निष्कर्ष निकालेंगे। यदि कुछ निष्कर्ष निकालें तो नंबर 1 अपन कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक तत्व और भावात्मक तत्व, देखो संज्ञानात्मक तत्व और भावात्मक तत्व समान है, ठीक है, लेकिन व्यवहारात्मक तत्व समान नहीं है, असंगत है। ये दोनों क्या हो जाएंगे? मान लो एक कंडीशन ये ले ली अपन ने कि ये दोनों समान है, सी कॉग्निटिव और एफेक्टिव। सी और ए क्या है? समान है, लेकिन अलग कौन है? बिहेवियर। ये कब होता है? देखो, किसी के पास कोई जानकारी है और उसे ऐसा भाव भी आ रहा है, यार मान लो आपका कोई परिचित है और आप जानते हो कि ये बच्चा जो है पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे है, आपको कोई नॉलेज भी है, और वो आपके सामने खड़ा है, आपको मन कर रहा है कि आप इससे आके मिले, ऐसा मन में भाव भी आ रहा है। जानकारी क्या है कि आपका जो रिश्तेदार है वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, अच्छा व्यक्ति है, और आप उससे मिलने का भाव अंदर ही अंदर महसूस कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं, लेकिन आप उससे मिल नहीं रहे हैं, व्यवहार नहीं दर्शा रहे हैं। होगा कोई सामाजिक कारण, उससे आप अपना व्यवहार नहीं दर्शा रहे हैं। तो एक कंडीशन तो ये हो सकती है बॉस कि ये दोनों हो गए बराबर संगत, और एक ये तत्व हो गया असंगत। तो ऐसा लिख सकते हैं 5 नंबर में अगर संरचना पूछी जाएगी तो इन 3 तत्वों का समावेश होता है,
जिसके निम्न निष्कर्ष है, इस तरह से लिख सकते हैं। एक कंडीशन ये हो गई। एक कंडीशन क्या हो जाएगी कि संज्ञानात्मक तत्व और भावात्मक तत्व जो है वो आपस में असंगत हो जाए। जैसे कॉग्निटिव और एफेक्टिव आपस में एक दूसरे से असंगत हो जाए। क्या हो जाए? असंगत हो जाए। ये कैसे हो सकता है? देखो, मान लो हमारे पास ये संज्ञान है कि कोई व्यक्ति चोर है, वो चोर है, ये जानकारी है हमारे पास, संज्ञानात्मक संज्ञान है हमें कि वो चोर है, लेकिन उसने अपना कुछ नहीं चुराया है और अपन उसको नहीं जानते, तो उसके लिए ऐसा भाव नहीं आएगा कि ठीक है चोर है तो अपने लिए क्या है। हाँ, लेकिन अपने घर चोरी कर जाएगा तो फिर बहुत बुरा भाव आएगा उसके लिए। लेकिन भाव अभी क्यों नहीं आ रहा है? चूंकि हम उसको नहीं जानते। तो ये दोनों तत्व कॉग्निटिव और एफेक्टिव आपस में असंगत हो गए कि जानकारी होने के बाद भी भाव नहीं आ रहा है। एक कंडीशन क्या हो सकती है? तीसरी एक कंडीशन हो सकती है कि ये तीनों तत्व आपस में ही असंगत हो जाए, तीनों ही असंगत हो जाए। कॉग्निटिव, एफेक्टिव, थोड़ा नीचे जगह नहीं है, मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं। यहां तीसरी लाइन डाल के कॉग्निटिव, एफेक्टिव और बिहेवियर, ये तीनों ही आपस में असंगत हो जाए एक दूसरे से। जैसे मान लो कोई अपन जान जाए कि वह ईमानदार है किंतु कामचोर है। देखो, वह ईमानदार है किंतु कामचोर है। ईमानदार और कामचोर क्या हो गए? कॉग्निटिव हो गए, संज्ञानात्मक हो गया, संज्ञान है हमें, ज्ञान है इस चीज का, और ये कॉग्निटिव हमारे पास आ गया। और इफेक्टिव मतलब बिहेवियर, जो भावात्मक। देखो, ईमानदार है ये एक अच्छा भाव है तो अच्छा भाव आ जाएगा, कामचोर है ये एक नकारात्मक भाव है, तो दोनों भाव आ गए तो ये आपस में असंगत हो गए। और ऐसा ही व्यवहार रहेगा, व्यवहार भी इनसे क्या रहेगा? थोड़ा सा असंगत रहेगा। ईमानदार तो है परंतु कामचोर है। एक व्यक्ति के लिए ये तीन तत्वों में असंगति हो सकती है, मनोवृत्ति फिक्स नहीं होती है। इसलिए सभी के मन जो है वो बहुत अलग अलग होते हैं। एक सामान्य व्यक्ति का मन बहुत अलग होगा, एक नेता का मन बहुत अलग होगा, कोई भी एक राजनीतिक व्यक्ति है या कोई प्रशासक है या कोई लोअर कास्ट कर्मचारी है, वो सोचेगा कि देखो SC ST वालों पर बहुत जुल्म हो रहा है, ऐसा लगता है उसको, ऐसा है भी कई जगह, लेकिन सोचेगा वो क्यों? क्योंकि संज्ञान जो है बॉस, संज्ञान कहाँ से ले रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण बात है और बहुत मैटर करता है कि वो ज्ञान कहाँ से ले रहा है। किसी को अपने समुदाय की बहुत ज़्यादा चिंता है, क्यों? क्योंकि वो संज्ञान ऐसा आ रहा है कि समुदाय खतरे में है, हो सकता है ऐसा, और उसी तरह उसको भाव आ रहे हैं और फिर उन्हीं भावों से उसकी व्यवहार में परिणति हो रही है, व्यवहार दिखा रहा है ऐसा। तो इस तरह से हमारी मनोवृत्ति संरचना बनती है। थोड़ा सा समझना है, अच्छे से समझना है, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर समझना है, समझ में आएगा, कठिन नहीं है, कठिन बना दिया है। क्या है बेसिकली मनोवृत्ति संरचना में तीन तत्व पाए जाते हैं। कोई ना कोई ज्ञान होगा, जानकारी होगी, उस पर उसको विश्वास होगा, जिससे उसको भाव आएगा, भाव से वो व्यवहार करेगा। तभी तो अपन देख के बोलेंगे कि अच्छा इसकी मेंटलिटी तो खराब है। मेंटलिटी दिखाएगा तभी बताएंगे खराब है सही है। तो शांत खड़ा है तो क्या बताएंगे? कुछ नहीं बता पाएंगे। जब वो किसी चीज़ को देख कर कुछ ना कुछ फील करेगा और फिर शो करेगा, तभी तो हम बोलेंगे मेंटलिटी खराब है सही है। तो ये बेसिकली क्या है? एक मनोवृत्ति का संरचना है जो हमने समझ ली। देखो, संरचना समझने के बाद हम समझेंगे इसकी विशेषताएं। देखो, विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं इसकी, वो समझेंगे हम लोग, ठीक है। देखो, विशेषताएं क्या हो सकती है? विशेषताएं बताओ भैया, सोचो क्या हो सकती है? मनोवृत्ति का संबंध हमेशा किसी ना किसी मनोवैज्ञानिक विषय से ही होगा। मनोवृत्ति का संबंध
हमेशा किससे होगा? किसी ना किसी मनोवैज्ञानिक विषय से होगा। ये विशेषता हो गई मनोवैज्ञानिक विषय से होगा। होगा हमेशा, इसी विशेषता है, स्थायी होती है, स्थायी होती है। एक बार बन गई ना तो आसानी से नहीं मिटती है, स्थायी होती है। एक बार जिसके लिए जो मनोवृत्ति बन गई, फिर वो बहुत कम मात्रा में परिवर्तित होती है, स्थायी होती है। सीमित मात्रा में जन्मजात भी होती है, ऐसा माना गया है अध्ययन में। सीमित मात्रा में क्या होती है? जन्मजात होती है। जैसे जैसे मान लो दो जॉइंट बेबीज हैं, जो बेबीज होते हैं ना, क्लोन बेबीज होते हैं, ट्विंस कहते हैं उनको, ट्विंस ट्विंस बोलते हैं, हाँ ट्विंस बेबी होते हैं। भले ही आप उनको कहीं भी रख लो, एक को यूरोप में पढ़ाओ बिल्कुल नवजात हालत से ही बड़ा करके लेके आओ, एक को इंडिया में पढ़ाओ, लेकिन उनकी कुछ खाने पीने की आदतों में, चलने की आदतों में, सोने की आदतों में कुछ ना कुछ समानता जरूर होगी। क्योंकि सीमित मात्रा में मनोवृत्ति जन्मजात भी होती है, माता पिता से बच्चों में जाती है ये अभी के अध्ययनों में बताया गया है। तो पहला क्या है कि हमेशा इसका संबंध किससे होगा? मनोवैज्ञानिक विषय से। दूसरा क्या है? ये स्थायी होती है और सीमित मात्रा में जन्मजात होती है। पहली विशेषता पढ़ ली, दूसरी, अब तीसरी क्या होती है? ये व्यवहार को दिशा देती है। कब, कहां, कौन सी जगह कैसा व्यवहार करना है, इस बात को दिशा निर्देशन कौन करता है? मनोवृत्ति करती है, कहां कैसा व्यवहार करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? व्यवहार परक भी होती है। क्या होती है? व्यवहार परक भी होती है, किसी दूसरे का बिहेवियर भी परख लेती है। मान लो मैं हूं, मेरे सामने कोई कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा है, तो मैं उसको देखकर बता दूंगा कि ये व्यक्ति किस मनोवृत्ति का है, किस प्रवृत्ति का है। व्यवहार परक भी होती है। समझ में आ गया? पहला याद कर लेना यहीं पर, मनोवैज्ञानिक विषय से संबंधित होती है, हमेशा इसका संबंध किससे होगा? एक ना एक मनोवैज्ञानिक विषय से होगा। दूसरा, ये स्थायी होती है और सीमित मात्रा में जन्मजात होती है। तीसरा क्या है? व्यवहार को दिशा देती है और व्यवहार परक भी होती है। चौथा क्या हो जाएगा? इसमें प्रेरणा गुण होता है। प्रेरणा गुण होता है, प्रेरित करती है। जिसकी सी मनोवृत्ति होगी, जैसे मान लो कोई चोर है, तो रोज उसका मन चोरी करने को करेगा, वो उसको रोज चोरी के लिए प्रेरित करेगी कि आज तो ये चुराना है, वो चुराना है। ऐसा है, चोरी के लिए उसका मन कुछ ज़्यादा ही मचलेगा। कुछ लोग होते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा? मनोवैज्ञानिक विषय संबंधित होती है, हमेशा स्थायी होती है और सीमित मात्रा में जन्मजात होती है। व्यवहार को दिशा देती है और व्यवहार परक भी होती है। इसमें प्रेरणा गुण पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? प्रेरणा का गुण पाया जाता है। समझ में आ रहा है? चलो, एक और समझो, पांचवी, मनोवृत्ति संवेगों से संबंधित होती है।
होता है ना, हम किसी का कोई संवेग महसूस करते हैं, बहुत जल्दी समझ जाते हैं, इशारे समझ जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति एक विशेष प्रकार का इम्पल्स संवेग दे तो हम बहुत जल्दी समझ जाते हैं उसको, उसकी मनोवृत्ति समझ जाते हैं, तो संवेगों से संबंधित होती है। ठीक है, ये कहानी हो गई। देखो अभी तक अपन ने क्या पढ़ लिया, हमने मनोवृत्ति पढ़ ली और मनोवृत्ति की संरचना पढ़ ली, विशेषताएं पढ़ ली, और इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकार। पूरा टॉपिक क्लियर करेंगे, लिख भी सकते हो, वैसे तो नोट्स दूंगा मैं। प्रकार, देखो प्रकार में बेसिकली 3 तरह के प्रकार होते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक और एक हो सकता है उभयानिष्ठ। निष्ठ, ठीक है, उभयनिष्ठ, ये सादा आता है आई थिंक इसमें। देखो बात समझो, ये क्या है, प्रकार क्या है मनोवृत्ति का। अच्छा, जो मनोवृत्ति, जो माइंडसेट है हमारा, जो एक तरह से मान लो हम घर की बात करते हैं, घर में यदि हमारी एक ज़रूरत है, मान लो पैसा है, घर में जो हमें पैसा देगा उसके लिए कहीं ना कहीं हमारे मन में सकारात्मक मनोवृत्ति होगी, और जो पैसा नहीं देगा उसके लिए कैसी होगी, नकारात्मक। मना कर देगा इसके लिए तो होगी नकारात्मक, और जो देगा भी नहीं लेगा भी नहीं उसके लिए उभयानिष्ठ तो होगी। देखो यह मनोवृत्ति सकारात्मक क्यों बन रही है, क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा कर रही है। तो बताओ इसमें क्या लिख सकते हैं कि ऐसी मनोवैज्ञानिक विषय या फिर ऐसे मनोवैज्ञानिक विषय जो व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करें या संतुष्ट करें, उनके प्रति सकारात्मक मनोवृत्ति बनेगी। और यदि कोई मनोवैज्ञानिक विषय ऐसा है जिससे व्यक्ति की आवश्यकता पूरी नहीं हो रही है तो उसके प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति बनेगी। और एक होती है उभयानिष्ठ, ना तो ये सकारात्मक होती है या नकारात्मक होती है। वो सिंपल सी बात है कि कोई चोर है, क्योंकि हम उसको नहीं जानते तो उसके लिए ना तो अच्छा आएगा ना बुरा आएगा फील, अब हम उसको नहीं जानते इसलिए ऐसा होता है। तो प्रकार समझ में आ गए, 3 प्रकार होते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक और उभयानिष्ठ। ठीक है, चलो अब देखो, अब इसका सबसे इम्पोर्टेंट भाग पढ़ने जा रहे हैं और उसके लिए चाहिए बहुत सारा कंसंट्रेशन। थोड़ा सा बोर्ड की तरफ ही ध्यान रखना, भटकना नहीं। ठीक है, प्रकार्य, क्या लिखा है, प्रकार्य, इसको शॉर्ट में कार्य भी बोल सकते हैं, मनोवृत्ति के कार्य लेकिन एथिक्स वालों ने प्रकार लिख दिया है। ठीक है, प्रकार्य, हटा इसको, प्रकार। देखो अब मैंने सुबह में क्या बताया था कि मनोवृत्ति बेसिकली 3 तत्वों से मिलकर बनी है, संज्ञानात्मक, भावात्मक और व्यवहारात्मक। तो ये 3 तत्वों से जो मनोवृत्ति मिलकर बनी है, तो 3 तत्वों के जो कार्य होंगे वही प्रकार होंगे। संज्ञानात्मक क्या कार्य कर रहा है व्यक्ति के लिए, भावात्मक क्या कार्य कर रहा है, और व्यवहारात्मक क्या कार्य कर रहा है। व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ कार्य कर रहे होंगे। जैसे मान लो प्रकार में सबसे पहले अपन कौन सा प्रकार पढ़ेंगे, संज्ञानात्मक वाला। संज्ञानात्मक मतलब जो नॉलेज को इकट्ठा कर रही थी, मनोवृत्ति पढ़ रहे हैं ना, मनोवृत्ति में जो 3 तत्व थे वो सबसे पहला संज्ञानात्मक था। और संज्ञानात्मक क्या कार्य कर रहा है वही तो पढ़ रहे हैं अपन, प्रकार। तो संज्ञान तत्व में बेसिकली अपन ने क्या पढ़ा था कि वो ज्ञान को स्टोर कर रहा था, ज्ञान या विचार को, और उस पर विश्वास कर रहा था। बेसिकली जो संज्ञानात्मक तत्व है मनोवृत्ति का, वो कार्य करता है स्कीमा की तरह। हाँ, फिर आ गया, फिर क्वेश्चन आ गया, स्कीमा क्या होता है, चलो समझते हैं अच्छे से।
स्कीमा। जो मनोवृत्ति का जो संज्ञानात्मक पार्ट है वो स्कीमा की तरह कार्य करता है। और अब क्वेश्चन आ गया कि स्कीमा क्या होता है। तो बॉस, स्कीमा ऐसी मानसिक संरचना है जो सूचना का मंथन करती है। क्या करती है? सूचना का मंथन करती है। तो स्कीमा क्या है? देखो, मनोवृत्ति का जो संज्ञानात्मक जो भाग है वो स्कीमा की तरह कार्य करता है। और स्कीमा क्या है कि ये एक मानसिक संरचना है जो सूचना का क्या करती है? मंथन करती है। ठीक है। यदि मान लो कोई व्यक्ति है, वह किसी मनोवैज्ञानिक विषय को देखता है, तो उस विषय के प्रति जो उसे सकारात्मक और नकारात्मक भाव आ रहे हैं वो स्कीमा के जरिए आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्कीमा ने उसे नकारात्मक एवं सकारात्मक भाव में बांट दिया है। मन ने बता दिया कि वो इस तरह से गलत है, वो इस तरह से सही है। स्कीमा से क्या आया? उद्दीपक आया। समझते हो? उद्दीपक आया और उस उद्दीपक ने बता दिया कि देखो, जो ये मनोवैज्ञानिक विषय है, ये मनोवैज्ञानिक विषय जो है वो नकारात्मक है। समझ आ रहा है? तो बेसिकली सिंपल सी बात क्या है कि ये इसका संज्ञानात्मक भाग है वो स्कीमा की तरह कार्य करता है। स्कीमा क्या है? एक मानसिक संरचना है जो सूचना का मंथन करती है और ये व्यक्ति को प्राप्त होने वाले उद्दीपक का क्या करती है? मंथन करती है। करती है इसकी मंथन। चलो ये समझ में आ गया अच्छे से? देखो, प्रकार पढ़ रहे। प्रकार, सबसे पहला प्रकार किसका पढ़ा आपने? संज्ञानात्मक का। दूसरा क्या है? भावात्मक। दूसरा क्या है? दूसरा है भावात्मक। देखो बॉस, भावात्मक में क्या हो सकता है? मान लो नॉलेज तो है अपने पास, जो भावात्मक जो है वो क्या कार्य करता है? भाव जो है, ऐसे मान लो मनोवृत्ति है, और मनोवृत्ति में जो हमें जो भाव महसूस होते हैं वो भाव का क्या कार्य है, क्या कार्य करते हैं? तो एक तो हो सकता है आत्म अभिव्यक्ति। मैं लिखता हूं इधर, आत्म अभिव्यक्ति। क्या होता है? प्रेजेंटेशन, मतलब सेल्फ प्रेजेंटेशन, व्यवहार, ये भावात्मक। यदि मान लो, अच्छा बात समझना, भावात्मक क्या होगा? आत्म अभिव्यक्ति। यदि हमारे पास कोई नॉलेज है, और उस नॉलेज को हम अच्छे से फील कर पा रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं बॉस क्या महसूस होती है? संतुष्टि महसूस होती है। यदि हमारे पास कोई नॉलेज है और वो नॉलेज से हमें बेसिकली बहुत अच्छे भाव आ रहे हैं, तो उस समय संतुष्टि महसूस होती है। जैसे पढ़ाई, जैसे मान लो हमने बहुत सारा पढ़ लिया, बहुत सारा मेंस पढ़ लिया, हमने अच्छे से मेंस पढ़ लिया, तैयार है हम लोग, और मेंस पढ़ने के बाद हमें जो भाव आते हैं ना कि यार बस कर लिया हमने, उससे संतुष्टि आती है। इसे बोलते हैं आत्म अभिव्यक्ति। फिर हम खुद की अभिव्यक्ति बहुत अच्छे से कर पाते हैं, खुद को प्रेजेंट अच्छे से कर पाते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है? देखो, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा सामाजिक चिंताओं का समावेश। देखो, चूंकि व्यक्ति समाज में पला है समाज में, और समाज से उसने क्या लिया? संज्ञान लिया, बहुत सारा संज्ञान लिया, और उसी संज्ञान से उसको जो भाव आ रहे हैं, अगर मान लो उसने जो समाज से संज्ञान लिया है और उसी संज्ञान से उसको भाव आ रहे हैं, तो वह सामाजिक चिंताओं का समावेश, जो सामाजिक चिंताएं हैं
उनको बहुत अच्छे समझेगा। जो हमारे समाज में इतना सारा समावेश है सामाजिक चिंताओं को, उनको सामाजिक जो चिंता है उनको बहुत अच्छे समझेगा। और यदि वो सामाजिक चिंताओं को बहुत अच्छे समझेगा तो उन्हें दूर करने का प्रयास करेगा, जिससे समाज हमारा कहीं ना कहीं लोक कल्याणकारी समाज के रूप में जाएगा। समझ में आ रहा है। और एक हो सकता है अहम रक्षार्थम, ये थोड़ा अच्छा है, थोड़ा अहम रक्षार्थ, अहम रक्षा बेसिकली। देखो समझना, कुछ भी बोल बोल नहीं करना है, समझ में नहीं आ रहा है बताना बिल्कुल नीचे कमेंट में लिख देना, मैं पढ़ लूंगा अच्छे से। समझना, देखो हम पढ़ रहे हैं बेसिकली मनोवृत्ति के प्रकार। ये प्रकार नहीं है, प्रकार्य है। मनोवृत्ति के क्या कार्य हैं? तो मनोवृत्ति में बेसिकली 3 तत्व थे, संज्ञानात्मक, भावात्मक और व्यवहारात्मक। और इन 3 तत्व में से हर तत्व क्या क्या कार्य कर रहा है वही पढ़ रहे हैं हम लोग बेसिकली। तो हमने संज्ञात्मक के में क्या पढ़ा था कि मनोवृत्ति संज्ञान जो नॉलेज है, वो मनोवृत्ति की जो नॉलेज है वो स्कीमा की तरह कार्य करती है। जो हमारी मनोवृत्ति जो तत्व संज्ञानात्मक, उसमें जो नॉलेज इकट्ठी हो रही है वो स्कीमा क्या करती है। और स्कीमा क्या करती है? सूचनाओं का मंथन करती है, जिससे हमें नकारात्मक और सकारात्मक उद्दीपक प्राप्त होते हैं, जिससे हम ऐसे भाव महसूस कर पाते हैं और उन्हीं भावों से उस तरह का व्यवहार कर पाते हैं। इसी तरह हमने पढ़ा दूसरा कि भावात्मक में कि मनोवृत्ति से बाद जो संज्ञान ले लेंगे, हम ज्ञान ले लेंगे, उसके बाद जो हमें जो भाव आएंगे उनके क्या कार्य हैं, उनसे देखो, उनसे हम आत्म अभिव्यक्ति कर सकते हैं, खुद की अभिव्यक्ति अच्छे से कर सकते हैं, सामाजिक चिंताओं को अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि किसी का व्यवहार से समझ जाएंगे ना, जो भाव आएंगे। जैसे मान लो समाज में हम पले बड़े, सामाजिक चिंताएं, समाज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। कब समझेंगे? जब समाज का नॉलेज हमारे पास होगा और उससे हमें बेहतर भाव आएंगे, तब हम समझेंगे। गरीबी एक्चुअल में क्या होती है, गरीबी का नॉलेज मेरे पास भी है, गरीबी ये होती है, लेकिन उस गरीबी का जितना अधिक भाव आएगा उतना ज़्यादा समझेंगे। ऐसा है, प्रेम प्रसंग को व्यक्ति बहुत ज़्यादा इसलिए समझता है कि बहुत ज़्यादा भाव आते हैं, उसको बहुत फीलिंग्स आती हैं। वो नॉलेज तो बहुत कम होती है उसके पास, भाव ज़्यादा रहते हैं, तो वो ज़्यादा समझ जाता है वो। तो हम समझ सकते हैं सामाजिक चिंताओं को, फिर उन्हें दूर भी कर सकते हैं। और लास्ट में अहम रक्षा। अहम रक्षा क्या है कि मान लो स्वयं की रक्षा, स्वयं के सम्मान की रक्षा के लिए। देखो ऐसे मान लो हम किसी को पसंद करते हैं और सामने वाला हमें पसंद नहीं कर रहा है, तो हम ये बात मान लेंगे कि शायद हम ही उसे पसंद नहीं करते हैं। अहम की रक्षा के लिए ऐसा मन में भाव ले आएंगे। देखो नॉलेज क्या है, देखो नॉलेज कौन सी है, ज्ञान कौन सा है? ज्ञान तो ये है कि हम उसे पसंद करते हैं, नॉलेज है। लेकिन भाव भी आ रहे हैं ऐसे कि हम उसे पसंद करते हैं, लेकिन सामने वाला रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो हम फिर ये भाव लाने लगते हैं मन में कि नहीं, हम ही उसे पसंद नहीं करते हैं। तो अहम रक्षा के लिए मनोवृत्ति का भावात्मक तत्व बहुत कारगर है। समझ में आ रहा है? ये 3 बेसिकली हो जाएंगे इसके बीच में। और लास्ट का क्या रहेगा अपना? लास्ट क्या रहेगा? व्यवहारात्मक। इसमें बेसिकली क्या है कि मान लो हम मनोवृत्ति के अनुकूल व्यवहार करेंगे तो हमें संतोष प्राप्त होगा, और यदि हम मनोवृत्ति के विपरीत व्यवहार करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें ये अंदर एक घुनस होती है ना। जैसे मान लो हम किसी सामाजिक दबाव के चलते हमारे जो मन में उसे कह नहीं पा रहे हैं, तो व्यक्ति बहुत बेचैन रहता है। और यदि मान लीजिए यदि व्यक्ति की जो मनोवृत्ति है उस समय की मनोवृत्ति है और वो उसी तरह का व्यवहार कर पा रहा है, तो उसे जो संतुष्टि प्राप्त होती है ना, वो वही जानता है, संतुष्टि प्राप्त होती है। ठीक है, तो बेसिकली प्रकार में अपने पढ़ लिया, संज्ञानात्मक, ठीक है, भावात्मक और व्यवहारात्मक। संज्ञानात्मक कार्य पढ़ लिया अपन ने कि जो संज्ञान रहेगा, संज्ञानात्मक रहेगा, उसमें बेसिकली क्या रहेगा? मनोवृत्ति क्या रहेगा संज्ञान में? भूल तो नहीं गए? देखो इधर समझना है संज्ञान में कि मनोवृत्ति स्कीमा की तरह कार्य करेगी। स्कीमा क्या है? स्कीमा एक तरह की मानसिक संरचना है। देखो
संज्ञान नॉलेज बहुत सारी आएगी, पर नॉलेज का फिल्ट्रेशन कौन करेगा? मनोवृत्ति का संज्ञानात्मक पक्ष करेगा। ये नॉलेज को फिल्टर करेगा, बहुत फिल्टर करेगा, बहुत फिल्टर करेगा। तो फिल्टर करने से क्या है, हमें जो इम्पल्स आएंगे वो अच्छे से बांट के देगा कि देखो ये नेगेटिव इम्पल्स है और ये पॉजिटिव इम्पल्स है, और इन्हीं इम्पल्स, इन्हीं उद्दीपकों से हम लोग क्या करेंगे, भाव लाएंगे। और ये भाव क्या करेगा, ये भाव या तो हमारी आत्म अभिव्यक्ति कर सकता है, हमें अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकता है। यदि भाव अच्छे से आएंगे तो हम अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या सामाजिक चिंताओं को देख सकते हैं हम लोग, या हमारी रक्षा भी कर सकते हैं, अहम रक्षा। अगर मान लो भावात्मक तत्व का हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण योगदान है, तो अगर हमको भाव सही से भाव आ रहे हैं ना, अच्छे से भाव आ रहे हैं, तो हम खुद को रिप्रेजेंट अच्छे से कर सकते हैं। अच्छे से भाव आ रहे हैं तो हम किसी भी नॉलेज को भाव फीलिंग्स में लेके बहुत चीज़ समझ सकते हैं, समझ में आ रहा है। और यदि हमें भाव अच्छे से आ रहे हैं तो हम अहम की रक्षा अच्छे से कर सकते हैं। और लास्ट में हम व्यवहार अच्छे से करेंगे, मनोवृत्ति के अनुरूप व्यवहार करेंगे, तो हमें संतोष प्राप्त होगा। ठीक है, ये हो गया एक, समझ में आ गया ये। अच्छा, एक चीज और पढ़ लेंगे अपन, एक चीज और पढ़ लेंगे। एक चीज क्या पढ़ लेंगे, महत्व पढ़ लेंगे। महत्व बिल्कुल ऐसे पढ़ लेंगे अपन, महत्व या लाभ पढ़ लेंगे, क्या हो सकता है। तो हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, बेहतर प्रशासन कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, समूह निर्माण कर सकते हैं हम लोग, समूह बना सकते हैं, समूह निर्माण कर सकते हैं। देखो बस समझना, यदि कोई लोक प्रशासक ऐसा है जिसकी मनोवृत्ति काफ़ी अच्छी है, उसके पास काफ़ी अच्छी नॉलेज है, और उस नॉलेज के हिसाब से उसको भाव आते हैं और उसी के अनुरूप वो व्यवहार करता है, तो वो सामाजिक चिंताओं को बहुत अच्छे से समझेगा, उनको बहुत अच्छे से सॉल्व करने या हल करने का प्रयास करेगा। तो हम लोग बेहतर प्रशासन कर सकते हैं, इससे समूह निर्माण कर सकते हैं, और समाज में बदलाव ला सकते हैं समाज में बदलाव। जैसे दहेज आजकल एक कुप्रथा है, लेकिन सोचो यदि हम दहेज को मनोवृत्ति के लेवल पर जाके, मन के लेवल पर जाके बदल दें, तो समाज में ये दहेज प्रथा जी खत्म हो जाएगी। समाज में ये दहेज प्रथा खत्म हो जाएगी, हो सकती है कि नहीं हो सकती। जन भागीदारी ले सकते हैं हम लोग, मान लो जन भागीदारी में वृद्धि, और ये जन भागीदारी में वृद्धि किस में है, प्रशासन में हो सकती है, या फिर समाज में हो सकती है, या कल्याणकारी कार्यों में हो सकती है। समझ में आ रहा है। देखो महत्व क्या है, महत्व या लाभ एक समझ लो। मनोवृत्ति के महत्व क्या है कि हम लोग इससे बेहतर प्रशासन कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे ग्रुप बना सकते हैं, अच्छे से ग्रुप बनाए तो ग्रुप से हम बहुत सारे कंपनी बना सकते हैं। भारत के साथ अब काफ़ी देशों से संबंध अच्छे हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि अब भारत में ऐसे ऐसे लोग सेवा जिनकी मनोवृत्ति काफ़ी अच्छी है, और वो अपनी मनोवृत्ति से सामने वाले व्यक्ति की सभी आवश्यकताओं और ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए उससे बात करते हैं। जिससे क्या होता है, जिससे सामने वाला व्यक्ति अट्रैक्ट होता है और वो हमारे साथ हो जाता है। समाज में बदलाव ला सकते हैं। समाज में किसी तरह की कुप्रथा हो, लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, तो धीरे धीरे समाज बदल रहा है ना। हम समाज की मनोवृत्ति चेंज कर रहे हैं ना, नॉलेज आ रही है ना कि देखो बच्चियां पढ़ के कितनी आगे बढ़ रही हैं, दूर जा रही हैं कितनी, तो समाज में बदलाव आ रहा है। जन भागीदारी में वृद्धि कर सकते हैं, जन भागीदारी में वृद्धि कर सकते हैं। जितना ज़्यादा हम लोग पब्लिक सपोर्ट लेंगे, चाहे हम प्रशासन में ले लें चाहे समाज कल्याण लेंगे, वो उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा, उसमें उतनी ज़्यादा पारदर्शिता आएगी, उत्तरदायित्व बढ़ेगा। जो लोक प्रशासक काम नहीं करेगा उसके ऊपर जनता का भी दबाव रहेगा। आज सिर्फ उसके ऊपर राजनीतिक प्रतिनिधि का दबाव रहता है,
लेकिन सोचो जनता का दबाव रहेगा तो लोक प्रशासक और बेहतर ढंग से कार्य करेगा। तो हम बेसिकली जन भागीदारी वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है बस, देखो मैं तो भी पढ़ लिया, अब देखो मैं एक बार क्विक रिवीजन कर दूं कि अपन क्या क्या पढ़ चुके हैं अभी तक। देखो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, सबसे पहले अपन ने पढ़ी थी मनोवृत्ति, ठीक है, और उसके बाद अपन ने पढ़ी थी उसकी संरचना, ठीक है, और उसके बाद अपन ने पढ़ लिया था, क्या पढ़ लिया था, क्या पढ़ा था अपन ने संरचना के बाद, विशेषताएं पढ़ ली थी अपन ने, ठीक है, और उसके बाद अपन ने क्या पढ़ लिया था, इसके प्रकार पढ़ लिए थे, प्रकार, और प्रकार के बाद क्या पढ़ लिया था, कार्य या प्रकार्य, और 6 नंबर पर क्या पढ़ लिया अपन ने, इसका महत्व। बॉस मनोवृत्ति से क्वेश्चन आए छूटना नहीं चाहिए, 200 नंबर का पेपर है तो 200 लाने की कोशिश करना, तभी 199 आएंगे, ठीक है। मनोवृत्ति अपन ने पढ़ ली थी, मनोवृत्ति संरचना अपन ने पढ़ ली थी, उसकी विशेषताएं पढ़ ली थी अपन ने, प्रकार पढ़ लिए थे, उसके कार्य पढ़ लिए थे, कार्य या प्रकार पढ़ लिए थे, प्रकार बोलते हैं, और उसका महत्व पढ़ लिया था। आज की क्लास का आखिरी जो भाग रह गया वो है मनोवृत्ति निर्माण। क्या रह गया लास्ट, मनोवृत्ति निर्माण। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। निर्माण या मैं से कहूंगा विकास, मनोवृत्ति का विकास, समझ आ गया। देखो मनोवृत्ति निर्माण कैसे होता है, इसके लिए कुछ बेसिक सी कंसेप्ट है, ठीक है, इसके कुछ बेसिक सी कंसेप्ट हैं। पहला क्या हो सकता है, पहला क्या है, साहचर्य, साहचर्य एवं सामाजिक अधिगम, ये कॉन्सेप्ट है। कहा जाता है साहचर्य जो साथ में रहते हैं एवं सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। देखो क्या है ये, मैं बता रहा हूं बेसिकली। ये साहचर्य में कौन आता है, साहचर्य में कौन आएगा, इसमें परिवार आ सकते हैं, दोस्त आ सकते हैं, और सामाजिक अधिगम में कौन आ सकता है, सामाजिक अधिगम में स्कूल आ गया, कॉलेज आ गया। देखो मान लो कोई बच्चा है, ठीक है, ये समझना बिल्कुल, ये हिंदी लिखा है समझ में आएगा। मान लो कोई बच्चा है, बच्चा जहाँ साहचर्य मतलब जहाँ रह रहा है, साथ में परिवार के साथ में रह रहा है, दोस्तों के साथ में रह रहा है, उनकी जैसी मनोवृत्ति है वैसी उस बच्चे की बनेगी मनोवृत्ति। एवं सामाजिक अधिगम, जैसे जो समाज में जैसे स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, कोई स्पोर्ट क्लब हो गया, या कहीं कोई लाइब्रेरी हो गई, वो जहाँ रहेगा वहाँ के व्यवहार को किसमें, ज्ञान के रूप में लेगा, और इसने ज्ञान के रूप में ले लिया है तो उसको भी वही भाव आएगा और उसकी एक मनोवृत्ति बन जाएगी। तो सबसे पहली बात क्या हो गई कि साहचर्य एवं सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बोल सकते हैं। देखो दूसरा क्या बोल सकते हैं, दूसरा है समूह निर्माण। दूसरा क्या है, समूह निर्माण। यदि कोई व्यक्ति किसी समूह का सदस्य है, जैसे मान लो बीजेपी की पार्टी है, उसका कोई सदस्य है, तो उस पार्टी की जो विचारधारा होगी, या मान लो भारतीय कोई पार्टी है जिसका वो सदस्य है, उस पार्टी की जो विचारधारा होगी वही विचारधारा उसकी मनोवृत्ति में प्रदर्शित होगी।
वही विचारधारा उसकी मनोवृत्ति में प्रदर्शित होगी। ऐसा है एक तो। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन समझो जी, दूसरा हो गया, तीसरा समझो। देखो तीसरा क्या हो सकता है, सांस्कृतिक मानकों का अधिगम। सांस्कृतिक मानकों का अधिगम। देखो प्रत्येक देश की एक संस्कृति होती है, एक सोसाइटी की अपनी संस्कृति होती है, और उस संस्कृति में खान पान, रहना, भाषा, रीति रिवाज, बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। और उस संस्कृति से जो व्यक्ति संबंधित होगा, उस व्यक्ति की मनोवृत्ति उस संस्कृति के लोगों जैसी ही होगी। जैसे मान लो भारतीय, इंडियंस को मान लो कोई भी इंडियंस है, तो इंडियन जो कल्चर है, भारतीय संस्कृति है, वो काफ़ी हद तक दिखती है। हम विदेश जाएंगे तो आपको जहाँ भी भारतीय मिल जाएगा, आपको लगेगा कि हाँ ये भारतीय है। उसकी हरकतों से या फिर उसके पहनावे, चाल चलन, बात करने तरीके से आपको पता चल ही जाएगा कि ये एक भारतीय है। क्यों? क्योंकि वो एक संस्कृति के लोग हैं, वो पूरे एक ही संस्कृति में पले बड़े हैं, और उस संस्कृति से उनकी एक जैसी मनोवृत्ति निर्धारित हुई है या बनी है। तो सांस्कृतिक मानकों का अधिगम भी इसमें शामिल है मनोवृत्ति निर्माण में। एक और हो सकता है, देखो देखो क्या हो सकता है, एक ये 4th नंबर का है, प्रेक्षणात्मक अधिगम। एक ये हो सकता है, ये हो सकता है। एक क्या हो सकता है कि देखो एक वो थे, क्या बोलते हैं उनको, एक फिलोसफर थे हमारे, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट थे, फिलोसफर नहीं थे, सॉरी, साइकोलॉजिस्ट ने एक बताया कि जो व्यक्ति है ना, वो दूसरों के व्यवहार से सीखता है। यदि मान लो कोई व्यक्ति कोई व्यवहार दर्शा रहा है, तो उसको देखकर व्यक्ति सीखता है, ना कि उसके बोलने से। जैसे मान लो घर में क्या होता है, घर में पिताजी बच्चों को समझा रहे हैं कि बेटा देखो धूम्रपान करना गलत है, करना ही नहीं चाहिए, कैंसर हो जाता है, और खुद हाथ में सिगरेट लिए हैं, ऐसे उड़ा रहे हैं, तो बच्चा उस व्यवहार पर नोटिस करेगा कि पापा तो पी रहे हैं और हमें क्यों मना कर रहे हैं। तो अल्बर्ट बंडूरा एक थे, उन्होंने बताया था कि प्रेक्षणात्मक अधिगम बहुत हद तक मनोवृत्ति निर्माण या विकास में सहायक है। ठीक है, एक जी हो गया अपना, समझ में आ रहा है? चाहिए यार, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखो एक हो सकता है सूचना व संचार, ये इम्पोर्टेंट है, संचार के स्रोतों से। ठीक है, ये क्या हो सकता है, सूचना और संचार के स्रोतों से, कि आप सूचना बेसिकली कहाँ से ले रहे हो, और आप जहाँ से सूचना लोगे आपकी मनोवृत्ति वैसी बन जाएगी। जैसे मान लो, जैसे ये एक मोबाइल है, अब इस मोबाइल में क्या है, हम लोग यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं बैठ के, तो हम जिस तरह के शॉर्ट्स देखेंगे कुछ समय बाद हमारी मनोवृत्ति भी ऐसी ही बन जाएगी, ऐसी बन जाएगी। और यूट्यूब भी बहुत चालाक है, हमें रिकमेंडेशन में वही वीडियो देगा जो हम देखना चाहते हैं। इसी कारण हमारी मनोवृत्ति भी ऐसी ही बन जाएगी उस तरह से। तो हम बेसिकली ये देख रहे हैं हम सूचना और संचार कहाँ से ले रहे हैं। कोई टीचर यदि मान लो पढ़ाने में काफ़ी अच्छा है, लेकिन वो धार्मिक रूप से कट्टर है, या फिर कोई राजनीतिक पक्षपात करता है, तो कहीं ना कहीं वह उन व्यक्तियों पर भी दबाव डाल देगा। वो छात्र जो उससे पढ़ रहे हैं उनकी मनोवृत्ति पर भी इसका बहुत हद तक इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं ऐसा होता है, ऐसा होता है, सर ने बोला है। अब इसीलिए बच्चे क्या होते, बोल नहीं होते, सर ने बोला है, सर ने बोला है तो ऐसा होता है। तो कहीं ना कहीं टीचर को तो इन सबसे मुक्त होना चाहिए, भय, पक्षपात, अनुराग, द्वेष, इन सबसे मुक्त होना चाहिए। तो सूचना और संचार जहाँ से होगा, जहाँ से स्रोत होंगे,
हमारी मनोवृत्ति भी वैसी ही बनेगी। इसलिए हमारे स्रोत काफ़ी अच्छे होने चाहिए। ठीक है, एक और देखो, लास्ट और देखो, अनुभव द्वारा। ये एक लास्ट है, अनुभव द्वारा, एक्सपीरियंस, अनुभवों द्वारा। देखो, एक्सपीरियंस हम किसी दूसरे के एक्सपीरियंस से भी सीख सकते हैं, दूसरे के अनुभव से भी हम अपने, हमें क्या चाहिए, हमें नॉलेज चाहिए, ज्ञान चाहिए, ज्ञान से हमें भाव आएंगे, भाव से हम करेंगे व्यवहार। तो किसी का अनुभव है, कोई अपना अनुभव शेयर कर रहा है कि उन दंगों में हमारे साथ ऐसा हुआ था, इस समुदाय के लोगों ने हमारे साथ ऐसा किया था, तो एक अनुभव जो आ गया, अनुभव से जो ज्ञान आ गया, उससे भी हमारी मनोवृत्ति बन जाएगी। और स्वयं के भी जो अनुभव है, हमने भी जो रियलाइज़ किया है, हम लोग कश्मीर में गए, हमने वो वहाँ जाकर जो रियलाइज़ किया है, हमारी मनोवृत्ति भी वैसी ही बन जाएगी। तो देखो बस कि क्या होता है, मनोवृत्ति बनने के लिए हमारा समाज काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। समाज हमें सिखाता है, चाहे हम सीखें चाहे नहीं सीखें, वो निरंतर हमें सिखाता है। इसी तरह की हमारी मनोवृत्ति बन जाती है। कुछ बेसिक सी बातें हैं ये अनुभव द्वारा, हमने इससे पहले पढ़ा था कि कैसे सहचर एवं सामाजिक अधिगम, समूह जुड़ाव द्वारा, फिर उसके बाद सांस्कृतिक मानकों का अधिगम, संस्कृति में जो रहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि सूचना और संचार, जो हमें जो स्रोत हैं वहाँ से, अनुभव द्वारा हम मनोवृत्ति का निर्माण विकास होता है। कोई बहुत ज़्यादा साइंटिफिक और रॉकेट साइंस नहीं है कि मनोवृत्ति कैसे बनती है। अरे भाई, जिसके साथ रह रहे हो उसकी मेंटलिटी आई जाती है। संगति बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे कोई एक्सपीरियंस है, हमारे अंदर कोई नॉलेज आ गई कि यार वो हमारे पास ऐसा हमारे साथ हुआ था वहाँ, तो उसके लिए हमारी मनोवृत्ति ऐसी बन जाएगी। या फिर हम कहीं से कोई नॉलेज ले रहे हैं तो उस नॉलेज के हिसाब से हमारी मनोवृत्ति ऐसी बन जाएगी। या हम किसी विशेष संस्कृति में पले बड़े हैं तो तब भी हमारी मनोवृत्ति उस संस्कृति के हिसाब से होगी। किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति है तो स्थायी, लेकिन परिवर्तनशील भी है कुछ हद तक। आजकल के जो सूचना संचार का जो युग है, उसमें बहुत हद तक मनोवृत्ति बहुत जल्दी बदलती है, क्योंकि सूचनाओं का बहुत तीव्र गति से व्यक्ति की ओर प्रभाव हो रहा है। वो समझ ही नहीं पा रहा है कि कौन सी सूचना सही है, कौन सी बुरी है। इसलिए तो मनोवृत्ति में मैंने पाठ पढ़ाया था संज्ञानात्मक। इसमें मैंने बताया था कि मनोवृत्ति में संज्ञानात्मक भाव है, उसमें स्कीमा की तरह मनोवृत्ति कार्य करती है, सूचना का मंथन करती है, फिल्ट्रेशन करती है, क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो देखो आज हम लोगों ने मनोवृत्ति का बहुत सारा पार्ट पढ़ लिया है। चार चैप्टर रहा नहीं, एक वीडियो में ख़त्म हो जाता है चैप्टर, वैसे तो एक वीडियो और लगेगा इसके लिए, फिर ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। देखो कुछ समझ में नहीं आए तो बता देना, मैं फिर से समझा दूंगा थोड़ा सा, मतलब अब कोई कल की वीडियो समझा दूंगा। कुछ भी ऐसा नहीं रखना है कि जिस समझ में नहीं आया तो हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, एडजस्ट नहीं करना है। खासकर कि MPPSC मेंस के लिए तो एडजस्ट नहीं करना है, नंबर फर्स्ट रैंक लायक ही चाहिए अपन को। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग कल बनाएंगे आपके लिए और आपको प्रोवाइड हो जाएगा। और ये श्रृंखला चलेगी, ये श्रृंखला जब तक तुम्हारा ये 4 पेपर, ये जिस पेपर 4 है जो कंप्लीट नहीं हो जाता तो चलेगी। और साथ में इसके साथ जिस पेपर 3 भी मैं पढ़ाऊँगा, अच्छे से पढ़ाऊँगा बिल्कुल। और आप लोग नोट्स भी यहाँ से बना सकते हो या फिर मैं आपको PPT प्रोवाइड करा दूँगा। आपको वीडियो देख ली है, वीडियो सबका रिवीजन हो जाएगा, याद भी हो जाएगा आपको। कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट में थोड़ा बता देना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।